अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चार टाइप्स बताई थी: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर टाइप्स मैट्रिक्स की, जिसमें सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स और देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी जो टाइप्स है मैट्रिक्स की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। इसलिए ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो लाजमी होंगे। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके लिए पहले आपको आइडिया चाहिए डायगोनल एंट्रीज के बारे में। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। इसमें आपके पास जो 1 एंड 4 है इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ये मेरे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी और मेरे पास जो 3 एंड 2 है इन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये डायगोनल एंट्रीज नहीं होती। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने जो प्रायोरिटी देनी है वो डायगोनल को देनी है। मतलब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो जाए और डायगोनल एंट्रीज 1 और 4, इनमें ये दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं या कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ -1 लिख देता हूँ, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो उसमें आपके पास इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ, ये 0 है, ये 0 है और ये भी 0 हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखता हूँ तो उसमें मेरे पास 3 0 0 0 0 4 0 5, उसमें ही आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा और इन डायगोनल एंट्रीज में से कोई सा एक नॉन जीरो होना चाहिए। ये 4 भी यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ये तो 0 होगा और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो तो 0 ही होनी चाहिए। लेकिन डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भी 0 हो जाएगी तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा जो एक और टाइप है। तो इसलिए हमें कम से कम एक एंट्री इसमें 0 नहीं रखनी। तो यहाँ पे मैं तीनों भी नॉन जीरो लिख सकता हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास जो डेफिनेशन बनेगी, a square matrix in which at least one entry of diagonal matrix is not zero and other entries are zero। a scalar matrix अगर डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, इसको हम डिफाइन करेंगे a diagonal matrix in which diagonal entries are same except 1 and 0। 0 1 के अलावा कोई भी एंट्री आ सकती है लेकिन वो सेम होनी चाहिए। तो एक जनरल कंडीशन में लिख सकता हूँ k 0 0 और k, मतलब ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। इसी को अगर फर्दर डिफाइन करें 2 0 0 एंड 2, तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम होंगी लेकिन 1 और 0 नहीं हो सकती। अगर 1 हो जाएगी तो वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ हम 1 ही लिखते हैं और इसको लिखने के लिए हम I2 यूज करते हैं। तो I2 जहां भी लिखा होगा इसका मतलब है 1 0 0 1 है। अगर I3 होगा, क्योंकि 9th की क्लास में तो किताब में तो आपके पास इस क्वेश्चन में I3 नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं I3 का मैट्रिक्स लिख देता हूँ, वो ये बनेगा। तो ये 3 टाइप्स भी आपको समझ आ गई होंगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे फर्दर टाइप्स थे। इसके बाद नल मैट्रिक्स जो होता है उसमें आपके पास सारी एंट्री 0 होती हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है कि वो आपके पास स्क्वायर ही हो, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। तो नल मैट्रिक्स को हम 0 मैट्रिक्स ही बोलते हैं, नल या 0 मैट्रिक्स। इसकी सारी एंट्री 0 होती हैं। ये 2 भी हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, इससे पहले इसके अगली जो टाइप है वो आपके पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बेसिकली ऑपरेशन है मैट्रिक्स के ऊपर कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को हम दूसरे वर्ड में एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना भी यही होता है कि उसका नेगेटिव ले लें। तो नेगेटिव मैट्रिक्स सिंपल ये होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 3,
तो आप इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -a जो सॉल्व करेंगे वो आप इन सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे। तो आपके पास जो +1 था वो -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स भी कहेंगे और एडिटिव इनवर्स भी बोलेंगे। और इन दोनों का जब हम आपस में हमेशा कभी भी ऐड करेंगे किसी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव मैट्रिक्स में, तो वो हमेशा हमारे पास नल मैट्रिक्स बनेगा, जो कि हमने ऊपर शो किया है। सारी एंट्रीज उसकी 0 होंगी। ओके, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। अगर आपको टाइप्स अंडरस्टैंड हो गई है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1.2 में आपके पास पहले क्वेश्चन में उसने आपको कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके नेम्स का पूछा गया है। पहला मैट्रिक्स आपके पास सारी एंट्रीज 0 है, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स होगा। सेकंड पार्ट में आपके पास बी मैट्रिक्स है 2 3 4, इसमें एक ही रो आ रही है तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, लेकिन जब रो और कॉलम की बात हो तो फिर स्पेसिफिक रो पे रहना है, रेक्टेंगुलर में हम नहीं कहेंगे। और क्वेश्चन में भी उसने आपसे रो और कॉलम का पूछा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे उसने मैट्रिक्स के बारे में पूछा है कि आपको कुछ टाइप्स दी हैं मैट्रिक्स की, तो ये अगर आपने मेरी पांचों टाइप्स समझ ली हैं तो आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 में उसने आपसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर जो भी मैंने आपको बताया वही उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है नेगेटिव मैट्रिक्स का, उसका भी एक पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ कि ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ 1 0 -1, तो जब नेगेटिव है हम इसका फाइंड करेंगे तो इन सब के साइन चेंज कर देंगे। -1 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते, इसलिए वो 0 ही रहेगा और ये +1 हो जाएगा, तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का तरीका होता है कि उसकी रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो पहले इसका सिंबल आप देख लें, लिखेंगे कैसे कि ए के ऊपर स्मॉल सा टी लिख देंगे हम। इसी तरह राइट साइड पे भी हम मैट्रिक्स के मोस्ट अपर पार्ट पे हम यहाँ पे टी का साइन शो करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे, अब आपके पास जो फर्स्ट रो है वो है 1 2 3, ये रो है, इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 1 2 3 की शक्ल में। इसी तरह 4 5 6 सेकंड रो है, ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 5 6। अगर कुछ स्टूडेंट्स कॉलम को रो में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। 1 4 है, ये कॉलम में लिखा हुआ है, इसको रो की शक्ल में लिखते हैं। 2 5 कॉलम में है, इसको रो की शक्ल में लिखते हैं। 3 6 कॉलम में है, इसको रो की शक्ल में लिखते हैं, तब भी आपके पास वही मैट्रिक्स बनेगा जो पहले लिखा था। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का तरीका होता है टू चेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, किसी टाइप का भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसका मैं क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ। बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 5 1 -6। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो मेरे पास 5 1 -6 एक रो में लिखा हुआ है, तो इसको मैं कॉलम की शक्ल में लिखूंगा तो एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा 5 -6। तो ये इसका आंसर होगा बी का ट्रांसपोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपने प्रूव करना है कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने से आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। एक ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जिसकी वैल्यूज आपके पास है 1 2 0 1, और प्रूव आपने करना है कि ए का 2 दफा ट्रांसपोज लें तो हमारे पास दोबारा ए आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम इसका मैं जब ट्रांसपोज लूंगा तो 1 2 0 1 1 2 रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। 0 1 रो में, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। ये फर्स्ट ट्रांसपोज आ जाएगा। जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे 1 0 2 1 1 0 रो में इसे कॉलम में लिखेंगे और 2 1 रो में इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, तो ये दोबारा आपके पास क्वेश्चन ही बन जाएगा जो आपको सवाल दिया हुआ था। इसका मतलब है कि ए का जब 2 दफा ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा मेरे पास ए ही बन जाएगा। यही काम बी ट्रांसपोज में भी होगा कि बी का जब 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास दोबारा बी ही आंसर आएगा। नेक्स्ट 1.3 में आपने मैट्रिक्स के ऊपर एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के ऑपरेशंस को पढ़ना है कि 2 मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले 1.3 एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है
कि आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कब कंफर्मेबल हो सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जब उनका ऑर्डर सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है आप उनको ऐड नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स ए मेरे पास है 1 2 और एक मैट्रिक्स बी मेरे पास है 1 और 2, इन दोनों को मैं आपस में ऐड नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो ऑर्डर है उसमें 2 रो है और कॉलम 1 है, 2 बाय 1, 2 रो और कॉलम 1 है। इसमें रो 1 है और कॉलम 2 है, तो इसलिए इनका ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपने बताना है कि एडिशन पॉसिबल है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स के लिहाज से, जो कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ही होगा, जो कि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया 1.2 में कि आपने उनकी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 मैट्रिसेस 4 दिए हुए ए बी सी एंड डी, जिसमें आपको उसने सिखाना है कि आपने मैट्रिसेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है और किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और इसका पार्ट 1 है कि ए में मैंने प्लस करना है 1 1 1 एंड 1, और इस तरह का एक और पार्ट है कि मैंने 2 को ए से मल्टीप्लाई करना है। ये पार्ट नंबर आपके पास 5 है। ओके, सबसे पहले हम ए की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जो ए का मैट्रिक्स मुझे गिवन है। अब एडिशन का रूल ये होता है कि पहली वाली एंट्री में फर्स्ट वाली एंट्री ऐड होती है, तो -1 में 1 ऐड होगा, 2 में सेकंड वाले में सेकंड वाली एंट्री ऐड होगी, 2 + 1, थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ वाले में फोर्थ वन ऐड करेंगे, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0 3 3 एंड 2। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करना इजी आसान तरीका है कि आप पहले वाली एंट्री में पहले वाले को ऐड करें, क्योंकि ऑर्डर इनका ऑलरेडी सेम होगा, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी ऐड करने में। देन आ जाते हैं 2a को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि पहले आप इसमें a की वैल्यू पुट करें। ओके, मैट्रिक्स को किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना कंपलसरी होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ पहली रो को मल्टीप्लाई कर लें या दूसरी रो को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें, आपको सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 2 से करेंगे 4, देन 4 एंड देन 2, तो ये आपके पास 2a मैट्रिक्स बनेगा जो कि हमें रिक्वायर्ड था। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 5 सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 3 एंड 4, एक बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 7 -3 एंड 8, और आपसे जो इक्वेशंस रिक्वायर्ड किए गए हैं वो दो हैं, 3a -2 भी फाइंड करें और सेकंड 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले 3a -2 भी अगर सॉल्व करना है तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा a से 1 -2 3 एंड 4, देन सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर 2 आएगा और b का मैट्रिक्स में पुट करूंगा 0 7 -3 एंड 8। पहले 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 -6 9 12, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 14 -6 एंड 16। अब सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो 3 में से 0 माइनस होगा, -6 ये बाई माइनस है तो 14 के साथ माइनस आ जाएगा -14, 9 ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +6 आ जाएगा, और 12 -16 के साथ अटैच हो जाएगा यार। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 -20 15 एंड -4, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकंड पार्ट में आपके पास सबसे पहले आपने 2 और a का ट्रांसपोज लेना है, 1 -2 3 एंड 4, तो इसके बाद ट्रांसपोज का साइन मेंशन कर देते हैं, देन -3 और फिर b के बारे में ट्रांसपोज का साइन आ जाएगा। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 -2, ये रो में लिखा हुआ था इसे कॉलम में लिख देंगे, 3 4 रो थी इसको कॉलम में लिख देंगे। सिमिलरली 0 7 रो में था, ये कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज की वजह से, और -3 8 भी कॉलम बन जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 -4 8 -0, 3 को 3 से करेंगे -9 21 एंड 24,
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास 2 माइनस 0 6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 एंड 8 माइनस 24। तो रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा 2 15 माइनस 25 एंड माइनस 16। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, जो आप सोल्व कर सकते हैं, जिसमें ए और बी है। ये आप 1.1 करने वाली वीडियो एक्सरसाइज की, उसके मदद से आप सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दो टाइप्स हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स का जो हमारे पास बिहेवियर था, जो शेप थी, वो सेम ही रहे, मतलब उसकी जो एंट्रीज है वो डिफरेंट चेंज ना हो, तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ 1 2 2 एंड 8। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास 1 2 रो में ये कॉलम में आ जाएगा, 2 8 रो में ये कॉलम में आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करें कि जो पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोबारा वही बन गया। इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें और दोबारा वही चीज वापस आ जाए जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो हम कहेंगे ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज लेने से किसी पे फर्क ना पड़े तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्री के लिए आपके पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स तो दोबारा वापस आ जाए मगर साथ नेगेटिव साइन भी आना चाहिए, तो फिर ये होगा स्क्यू सिमेट्री। एग्जांपल लेते हैं इसके 0 2 माइनस 2 एंड 0। ओके, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास ये रो है 0 2, ये कॉलम बन जाएगा, ये -2 रो है, ये कॉलम बन जाएगा। आप ऑब्जर्व करें कि ये दोबारा ए बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे +2 था, यहाँ -2 आ गया। अब हम इन सब में से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि सारे जो अंदर एंट्रीज है उनका साइन चेंज करते हैं, 0 के साथ 0 ही रहेगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये 2 था ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव बाहर कॉमन लेने से जो मेरे पास अंदर वाली वैल्यूज हैं उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं, इसे कहते हैं नेगेटिव कॉमन लेना। अब आप ऑब्जर्व करो क्या ये दोबारा वही बन गया आपका वैल्यू गिवन था ए? जी बिल्कुल, ये वही वैल्यू बन रही है। इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज लिया मगर माइनस के साथ वो दोबारा ए बन गया। इसको हम बोलते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। इसकी मदद से अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जिसमें हमने प्रूव करना है कि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, वो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 8 है, जिसमें मैंने a प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मेरे पास कंडीशन ये होती है कि जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका हम होल ट्रांसपोज लें और दोबारा वही चीज वापस बन जाए, a प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए। तो सिमेट्रिक के लिए जरूरी नहीं कि ए की मैट्रिक्स ए ही हो, ए बी ज्यादा भी हो सकती है। अगर इस पूरी चीज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इस पूरी चीज का ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा यही चीज वापस आनी चाहिए जो ब्रैकेट में लिखी है। ए नहीं आंसर आएगा यहाँ पे, ए तब आता है जब खाली ए का ट्रांसपोज लेना होता है, तब ए आंसर आएगा। अब इसमें ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 0 1 1 2 0 1। इसको सबसे पहले मैं सोल्व करूंगा a प्लस ए ट्रांसपोज। a प्लस ए ट्रांसपोज जो मेरे पास होगा, a की वैल्यू 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज के लिए 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। तो इसको सोल्व करेंगे 1 2 0 1 प्लस ये रो है कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 और 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो ये मेरे पास a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, सवाल में हमने इसका ट्रांसपोज लेना है और दोबारा यही चीज बननी चाहिए। तो क्योंकि सारी ऑलरेडी वैल्यू सेम है, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा 2 2 2 एंड 2, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा यही बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोबारा वही आंसर आ गया जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था। इट्स मीन कि ये मेरे पास एक चीज सिमेट्रिक प्रूव हो गई, क्योंकि वापस वही आंसर रिपीट हो गया। अगर स्क्यू सिमेट्री का क्वेश्चन होगा तो उसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे, उसके बाद वो चीज दोबारा बन जाएगी। उसकी ट्राई आप खुद कीजिएगा।
Hope you can understand this video. Thank you so much.